मैं आपको बता दूं, 4 जज जो है इसे सही ठहराया है सरकार के कदम को, वहीं एक जज नागरत्ना ने इसके खिलाफ जरूरत थी। और हमेशा जब ये नोटबंदी होती है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य होता है आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ करना। अब अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज। बीते नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई थी, जिसके दूसरे दिन ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर चले गए थे कि जो सरकार का ये कदम है वो गलत है। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सरकार के कदम को गलत बताया। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 58 याचिकाएं आ गईं। तत्कालीन चीफ जस्टिस ने सारे मामले को एक संविधान पीठ जो 5 जजों से युक्त था उसे दे दिया। अब जाके उसका जजमेंट आ गया है, तो वो क्या जजमेंट है, इसके क्या मायने हैं, मैं आपको बता दूं। 4 जज जो है इसे सही ठहराया है सरकार के कदम को, वहीं एक जज नागरत्ना ने इसके खिलाफ जजमेंट दिया है। उनका कहना है सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया नोटबंदी से संबंधित वो सही नहीं था, इसे उन्हें संसद से कानून के जरिए पास कराना था। तो इन सब के क्या मायने हैं? इन सब के बीच अगर हम देखें तो जो लोग याचिका लेकर गए थे वो नागरत्ना का जो जजमेंट है उसे हवा दे रहे हैं। कुल मिला के बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे, तो कांग्रेस कह रही है जिस उद्देश्य से सरकार नोटबंदी की थी वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कदम, नोटबंदी का कदम जो है वो गलत है। तो हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। अब भैया हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अतुल त्यागी, एडवोकेट त्यागी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो इसके पृष्ठभूमि में हम चलते हैं नवंबर 2016, तो ये नोटबंदी हुई थी और उसके बाद कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, यहां से शुरू करें। प्रियदर्शन जी, सबसे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं आपको सभी दर्शकों को। यह कल जजमेंट डीमोनेटाइजेशन, जिसे आप नोटबंदी कहते हैं, उसके ऊपर आया और जस्टिस नाजिर जो अब रिटायर होने वाले हैं कल, उनकी अध्यक्षता में 5 जस्टिस की बेंच ने यह डिसीजन दिया, यह जजमेंट दिया कि डीमोनेटाइजेशन एक संवैधानिक और वैलिड प्रक्रिया थी। एक डिसेंटिंग नोट का आपने जिक्र किया, उसकी भी मैं आपको चर्चा के दौरान में व्याख्या करूंगा और बताना चाहूँगा कि वह डिसेंटिंग नोट कितना डिसेंटिंग है और कितना असहमति के साथ है। कुल मिलाकर जिन बिंदुओं के ऊपर इस बेंच ने मंथन किया, तकरीबन 6 साल और 58 पिटिशंस, जैसा आप जानते ही हैं कि पहले दिन से ही पिटिशंस का दौर शुरू हो गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पिटिशंस को कंसोलिडेट किया, एक जगह इकट्ठा कर कर उसके ऊपर सुनवाई की। इसमें कुछ प्रमुख अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हुई और उनके प्रमुख सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बड़े चर्चित चेहरों में एक पी चिदम्बरम साहब भी हैं जो पूर्व गृह मंत्री थे। उन्होंने इस मसले पर काफ़ी गर्मजोशी के साथ बहस की और मुद्दों को समझाने की कोशिश की, मगर वह बेंच के सामने अपनी बात को समझाने में या बेंच को इन्फ्लुएंस करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। जो कुछ बेसिक मुद्दे थे उसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि दर्शक भी समझें, जो टेक्निकलिटीज से रिलेटेड हैं। उसमें एक मुद्दा उठाया गया कि क्या सरकार ने आरबीआई के बोर्ड को, या आरबीआई के जो संगठन होता है उसमें सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं, उसको विश्वास में लिया था। तो जजमेंट में बड़े साफ तौर पर यह कहा गया, स्पष्ट यह कहा गया कि सरकार का और बोर्ड
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सामंजस्य था। मीटिंग्स हुई, डायलॉग हुआ और तकरीबन 6 महीने पहले, इस नोटबंदी के प्रक्रिया से 6 महीने पहले आरबीआई की स्पष्ट इसके बारे में राय सरकार को प्राप्त हो गई थी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े गुप्त मसले होते हैं और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो पब्लिकली डिबेट हो, क्योंकि इसमें देश की रक्षा सुरक्षा, ये सीमा के अलावा एक आर्थिक सुरक्षा भी इन्वॉल्व होती है। और इसको देखते हुए सरकार कुछ कदम उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के साथ मिलकर उठाती है जिसमें कि एक आरबीआई भी शामिल है। तो क्या पावर्स क्या हैं केंद्र सरकार के पास और क्या धाराएं हैं वो जिसके तहत सरकार ने ये कदम उठाया और जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये सरकार ने अपनी जो शक्ति है उसे ही प्रयोग किया है? जी देखिए, जहाँ तक आरबीआई एक्ट की बात है वो तो एक बहुत विस्तृत एक्ट है, मगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट धारा का जिक्र मैं यहाँ कर देता हूँ जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर मंथन किया। तमाम आरबीआई के रिकॉर्ड्स मंगाए गए, तमाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स मंगाए गए, उनका मिलान किया गया और ये पाया गया कि दोनों का पूरी तरीके से सामंजस्य था और यह एक प्रक्रिया सेक्शन 26 है जो कि आरबीआई एक्ट में है और उसका भी एक सब सेक्शन 2 है जिसमें कि सरकार को डेलीगेटिंग पावर्स हैं, डेलीगेटिंग पावर्स टू सेंटर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, और सेंट्रल बोर्ड से वो पास होती हुई, यानी कि उसकी रिकमेंडेशन के साथ में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाना था वह उठाया। इसके अलावा उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एनी करेंसी, एनी डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन से यहाँ मतलब है कि जैसे 1000 रुपये का या 2000 रुपया या 500 रुपये का जैसे करेंसी होती है तो उसको उन्होंने डिनोमिनेशन वर्ड यूज़ किया। तो एनी का मतलब है कि विस्तृत, जबकि जो आप जिस असहमति वाले जजमेंट का जिक्र कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि एनी का मतलब ये नहीं है, उसमें कुछ सीरीज तो सरकार नोटबंदी कर सकती है, कुछ सीरीज का, यानी कि उसको बंद कर सकती है, मगर पूरे डिनोमिनेशन को बंद कर देना है, यानी कि 500 रुपये के पूरी ही करेंसी को बंद कर देना या 1000 रुपये के पूरी ही करेंसी को बंद कर देना, ये ठीक नहीं है। लेकिन 4 जस्टिस ने ये कहा कि एनी का मतलब तो एनी ही होगा, यानी कि एक्ट में अगर लिखा है एनी तो एनी का मतलब है पर्पजली कोई भी डिनोमिनेशन, और सरकार किसी भी डिनोमिनेशन को करने के लिए आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से राय लेकर उसके मुताबिक उसके टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखते हुए यह डिसीजन ले सकती है और उसने यह डिसीजन लेकर कोई गलती नहीं की। इसके अलावा जो मुद्दा उठाया, उस जो टेस्ट हुआ वो था जिसे हम कहते हैं कि 4 pronged टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये 4 pronged टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? इस सबसे पहले पिटीशन के आधार पर यह देखा गया कि क्या ये लेजिटिमेट है, यानी क्या ये वैधानिक है यह प्रक्रिया। जजमेंट कहता है यह वैधानिक है। क्या यह जरूरी था, नेसेसिटी। जजमेंट ने साफ पाया और यह उल्लेखित हुआ कि यह जरूरी था उस समय के हालातों को देखते हुए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नोट्स में है। गवर्नमेंट ने वो नोट्स आरबीआई को भेजे, आरबीआई ने अपनी टेक्निकल राय गवर्नमेंट को दी कि यस अगर ये जरूरी है तो ये हो सकता है। तीसरा आया कि क्या कोई इसका एक विस्तृत रैशनल कनेक्शन बनता है जो पर्पस है। तो उस समय गवर्नमेंट का भी और आरबीआई का ये एक मत राय बनी कि ये पर्पस जो है, और वो पर्पस मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि क्या है, कि जो गवर्नमेंट ने बताया तो उसके साथ में इसका एक रैशनैलिटी बनती है, एक लॉजिक बनती है और एक उसका कनेक्शन बनता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्या ये एक बैलेंस तरीके से हुआ, ऐसा तो नहीं कि हड़बड़ी में हुआ। तो यहां भी टेस्ट में गवर्नमेंट पास पाई गई और सुप्रीम कोर्ट की 4 जस्टिस ने यह पाया कि यह बैलेंस्ड एक्ट ही था जिसमें कि 52 दिन का समय दिया गया उन लोगों को जिनके पास 500 रुपया या 1000 रुपये की करेंसी है। वे 52 दिन तक अपनी करेंसी को डिक्लेयर करके उसको दूसरी करेंसी में
ले सकते थे। तो इस तरीके से जो 4 prong टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसमें तो यह जजमेंट सरकार की नियत, सरकार का जो पर्पस था, जो प्रोसेस था, उसको पूरी तरीके से जस्ट करते हुए सरकार के कदम को पूर्णता प्राप्त हो गई और जो ये 58 पिटिशंस थी वह एक तरह से खारिज हुई और एक तरह का उसके अंदर फटकार भी है। कहीं ना कहीं पर यह जरूर बात आई कि 6 साल तक यह एक मैटर चला। जो नोटबंदी हो चुकी थी, अगर वो उस नोटबंदी के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता भी या उस ऑर्डर को कैंसिल भी करता जो सरकार ने निकाला था, तो उसका क्या पर्पस था या क्या उससे हल होने वाला था। तो यहाँ तक तो बात रही कि जजमेंट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब आप शायद ये भी जानना चाहते हैं कि जो डिसेंटिंग नोट या असहमति वाला जो पक्ष है उसमें जस्टिस नागरत्ना जी ने क्या कहा। लेडी जज नागरत्ना जी ने जो 2 पॉइंट उठाए वो ये थे कि उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। जी बिल्कुल, और विपक्ष भी यही कह रहा है। अच्छा। कि कहा गया था कि जो टेरर फंडिंग इससे रुकेगी, जो ब्लैक मनी पे जो कंट्रोल होगा या ब्लैक मनी जो है उस पे हम काबू पा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो ये विपक्ष भी यही बात कह रहा है। तो 2 पॉइंट बताए, जैसा मैं आपने कहा कि उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, तो दूसरा पॉइंट और साथ साथ ले लेते हैं कि उन्होंने कहा कि यह पार्लियामेंट में मसला उठाया जाना चाहिए था और वहां से इसकी सहमति बननी चाहिए थी, यानी कि यह अध्यादेश के जरिए इसे लागू करना चाहिए था। तो पहले तो मैं आपसे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या देश की सुरक्षा से संबंधित टेरिटरी सिक्योरिटी, देश की इंटीग्रिटी से संबंधित रक्षात्मक जो कदम होते हैं, रक्षा से संबंधित आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्या ऐसे मसले पहले देश में पार्लियामेंट में डिस्कस पहले भी कभी हुए हैं? क्या बालाकोट की स्ट्राइक पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद में हुई थी? पार्लियामेंट सुप्रीम हमारी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसमें कोई शक किसी को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उस सुप्रीम बॉडी ने सारे अधिकार देश को संचालित करने के सरकार को दिए हुए हैं। सरकार बहुत से ऐसे कदम देश की सुरक्षा के लिए जो उठाती है वह पार्लियामेंट में बाद में बताती है। क्या मिसेस इंदिरा गांधी ने जब 4 दिसंबर 1971 को जनरल मानेकशॉ को बॉर्डर क्रॉस कर और पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो कदम उठाया था वह पहले पार्लियामेंट में डिस्कस किया था? कुछ बातें ऐसी हैं जो गले नहीं उतरती, क्योंकि यह शायद एक देश से संबंधित कम बल्कि पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा बनाया गया था। कुछ शायद ऐसा लगता है राजनीतिक पार्टी अपने बातों को जो वो कह रहे थे चुनाव में भी, शायद 2019 तक भी वो कहते रहे, उसको वो न्यायालय के थ्रू अपनी बात को साबित करना चाहते थे, जिसमें वो असफल हो गए हैं। जी बिल्कुल, 2019 में विपक्ष का मुद्दा भी ये बना था, हालांकि जनता ने उसे नकार दिया। और अब हम बात करें नोटबंदी पे ही वापस आए, तो क्या इतिहास में भी कुछ नोटबंदी हुए हैं, उसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल प्रियदर्शन जी, आप इतिहास उठाएंगे तो पार्टीशन से पहले 1946 में, जबकि एक अंतरिम सरकार भारत में एस्टेब्लिश थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा पास थी, लेकिन स्वतंत्रता से पहले एक अंतरिम सरकार बन चुकी थी। तो 1946 में नेहरू जी ने असहमति दिखाई, मगर नोटबंदी हुई। उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने देश हित में उठाया जाने वाले कदम पर कोई एजिटेशन नहीं किया, कोई मुद्दा नहीं उठाया। 1978 में जनता दल, मोरारजी देसाई भाई के प्रधानमंत्री काल में फिर से नोटबंदी हुई, और यह नोटबंदी भी कभी कोई चर्चा का सब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि यह एक ज़रूरत थी, उस समय भी ज़रूरत थी। और हमेशा जब ये नोटबंदी होती है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य होता है आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ करना। अब अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूँ कि असली में इस नोटबंदी से क्या प्रभाव पड़ा है देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। जी, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी निजी राय भी इसमें जोड़ें, रखें, क्योंकि आप भी एक जनता हैं। जी, तो देखिए प्रियदर्शन जी, ऐसा है कि ये नोटबंदी एक छोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम, एक बहुत ही विस्तृत
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग का एक ये हिस्सा है। देश की फाइनेंस और या इकोनॉमी काफ़ी बुरी हालत में थी, और उसका शायद अगर हम यहाँ डिटेल में लेना चाहेंगे तो बहुत समय चाहिए। इतना ही समझ लें कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह से स्टार्ट हुई कि जब 3 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल हुए, यानी कि कुछ हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी ऐसे लोगों को जा रही थी जो एलिजिबल नहीं थे। क्या वो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक भारी एक दंड नहीं था या एक कुठाराघात नहीं था? इसके अलावा आपने याद होगा आपको कि करीब 10 लाख ये जो एनजीओज हैं ये बंद हुए। ये एनजीओज को भी कहाँ से फंडिंग हो रही थी? किस तरह से? मलेशिया से, किस तरह से मॉरिशस से, किस तरह से कुछ अलग बांग्लादेश के थ्रू पैसा आ रहा था। वो सारा पैसा कैश फॉर्म में पैरेलल इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं उस रूप में देश में चल रहा था। और हमारे देश में हो या किसी भी और देश में जब पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है तो गवर्नमेंट की पूरी अर्थव्यवस्था को चैलेंज करती है। इसके अलावा आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 45 लाख अकाउंट्स खुलवाए। वो अकाउंट खुलवाने पर जन धन योजना और काफ़ी सारी योजना थी, लेकिन ये अकाउंट्स खुले। जब ये अकाउंट खुले तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है वह वाइट मनी का होता है, और अगर वो ब्लैक मनी का होगा तो वह फिर पकड़ में आएगा। यह बात अपोजिशन ने आज और कल काफ़ी टीवी चैनल्स के ऊपर उठाई कि साहब ब्लैक मनी तो उतना ही है और नोट सर्कुलेशन तो उतना ही है, यानी कि जो कैश है, जो करीब कहते हैं कि साहब कुछ लाख करोड़ जो कैश था वो उतना का उतना ही आज भी मार्केट में है। देखिए, यहीं पर ही भ्रम की स्थिति है। वो जो कैश पहले था वो किस फॉर्म में था, और जब वो कैश अकाउंट्स में आने लगा तो वो कैश ब्लैक मनी ना रहकर एक वाइट मनी के रूप में इकोनॉमी में शामिल हुआ, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो हम ये तो समझ लें कम से कम कि जिस तरीके से ये सारी एक्शंस हुए हैं उसमें डीमोनेटाइजेशन बीच में एक कड़ी है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, और डीमोनेटाइजेशन एक हथौड़ा था बीच में जिसने कि सारे अरमान उन लोगों के फेल कर दिए जो लोग किसी भी तरह से ब्लैक मनी को स्टैश करके रखते थे, ढेर लगा कर रखते थे। आपने अभी पिछले 4-5 महीने या बंगाल के इलेक्शन के टाइम पर भी देखा होगा कि कमरे से कमरे भरे हुए थे, यानी कि जो ब्लैक मनी है वो लोगों ने 2000 रुपए के नोट में भी क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक मनी 2016 में ही पहली बार पैदा हुआ। हिंदुस्तान में 2016 ही नहीं बल्कि 1947 के बाद से ही ब्लैक मनी का प्रचलन शुरू हो गया। लेकिन हमारी सरकारें पहले कभी इतने ठोस कदम नहीं उठा पाई। जानते सभी थे कि ड्रग्स का मनी आ रहा है या ब्लैक मनी टेरर एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। आप टेरर पर आइए, क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब आपको वो सब टेरर की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है, सुनने को नहीं मिल रही है। शायद 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ महीनों में 2-3 घटनाएं ही अभी तक सुनने में आई हैं, लेकिन एक टाइम था जबकि पूरा जम्मू कश्मीर आतंकित था। एक समय था जब हर शहर में बम के धमाके हो रहे थे। पिछले कई 3-4 साल से आप किसी भी शहर में, दिल्ली से मुंबई, गांधीनगर, बेंगलोर, पूना, कहीं पर भी आप बम का धमाके की आवाज़ सुनी? क्या आपको लगता है कि इसका कनेक्शन सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस के साथ है? ऐसा नहीं है। ये बात कि अर्थव्यवस्था में उन लोगों के पास वो पैसा अब नहीं पहुंच पा रहा है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल था, क्योंकि अकाउंट्स खुल गए हैं। और इसको एक बहुत बात से मैं बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि इनकम टैक्स रिकवरी कितनी हुई। हमारे यहाँ 3.5 लाख करोड़ रुपया की एक्स्ट्रा इनकम टैक्स की रिकवरी हुई है। और इस डीमोनेटाइजेशन के बाद में बड़ा सुदृढ़ कदम उठाया गवर्नमेंट ने, वो है जीएसटी। अब जीएसटी की रिकवरी कितनी हुई है? तो यह जो इकोनॉमी है यह इस बिल्कुल एक तरह से सड़क पर थी, और उस इकोनॉमी को कोरोना के बाद में भी, 2 बार कोरोना के अटैक के बाद में भी
और इतने पीछे से जो अवसाद हुए और रशिया यूक्रेन का लड़ाई और तेल का संकट, इसके बावजूद भी आज हम देश पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। तो इसमें डिमोनेटाइजेशन का जबरदस्त, डायरेक्ट ना कहूँगा तो इनडायरेक्ट रोल है, और इसको आपको बहुत महत्ता देनी पड़ेगी। और यह सोचा समझा कदम सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के लेवल पर बिल्कुल एक उचित कदम मानते हुए समझाया है, और यह कहा है कि उद्देश्य प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इसका पैमाना आप कैसे डिसाइड करेंगे? यह पैमाना तो जनता के पास में है, और यह जनता ने 2019 में उसी गवर्नमेंट को जिसने डीमोनेटाइजेशन लागू किया उसको जिताकर कहीं ना कहीं यह साबित किया कि उन्हें क्यू में खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यू में शायद वो लोग नहीं खड़ा होना चाह रहे थे जो कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ में या ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में शामिल थे जहां पर कि वह अनैतिक काम करते थे, और वो ऐसा पैसा इस्तेमाल करते थे जिसको हमने देखा कि जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो लोगों को फ्लैट नहीं मिले, बिल्डर रातों रात गायब हो गए। वो इसलिए गायब हो गए कि अब उनको अपने उस लगाए हुए पैसे का पूरा डिटेल देना था, जस्टिफाई करना था, इनकम टैक्स देना था, या उसको मार्केट में साबित करना था कि उनके पास में वह सही पैसा था। वो नहीं किए, और मोर देन 70% बिल्डर्स इस एनसीआर के अंदर ही आप को जानकारी होगी कि एनसीएलटी यानी कि जिसको बोलते हैं कि इंसॉल्वेंसी में चले गए, और वो एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में उनके केसेस चल रहे हैं और लोग सड़क पर हैं, उनको फ्लैट नहीं मिल पाए। इसका एक बड़ी वजह थी। तो क्या आप ये चाहते हैं, या हमारे यहाँ देश की हमारी जो जनता है क्या कभी ये चाहेगी कि कुछ लोग ऐसा असभ्य काम करते रहें, ऐसा काम करते रहें जिसमें कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो, और उनके अगर बिजनेस समाप्त होते हैं तो वह एक बुरा माना जाए? ऐसा तो मुझे लगता है हमारे देश की जिम्मेदार जनता ने करारा जवाब दे दिया है इलेक्शन के टाइम पर, और जुडिशरी ने आज बता दिया है कि अगर गलत प्रकार के पैसे से या अनैतिक पैसे से कुछ लोगों के बिजनेस बंद होते हैं, कुछ लोगों के कारोबार बंद होते हैं, तो बंद होने लायक ही हैं। तो अंत में मैं तो यही कहूँगा कि जैसा जजमेंट है उसमें बड़ा क्लियर है कि मंशा बिल्कुल सही थी, उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ यह अदालत का देखने का काम भी नहीं है, और ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। और शायद अगर ये कंटिन्यू रहा जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है तो उद्देश्य भी मोर और लेस पूरा होगा ही। तो मंशा अच्छी थी, लेकिन उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जनता ने 2019 में इसका जवाब फिर सरकार को चुनकर दे दिया, और अदालत ने अपना फैसला सुना के जो सरकार का कदम था उसे जायज ठहराया। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर लीगल एडवाइस से रिलेटेड कोई भी आपके प्रश्न हैं, कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नंबर फ्लैश हो रहा है कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट का, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा हो जिस पर आप लीगल अवेयरनेस चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे वो टॉपिक भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उस पर हम आपको प्रोग्राम बना के प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।